नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। मैं अब दोबारा हाजिर हो गया हूँ आपके लिए इनकम टैक्स की चौथी क्लास लेके। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स में, क्योंकि अभी तक हमने क्या है कई सारी डेफिनेशंस पढ़ ली। लास्ट क्लास में भी हमने डेफिनेशंस के साथ साथ जो हमारे रेट ऑफ टैक्सेस होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि रेट ऑफ टैक्सेस क्या है इनकम टैक्स में आज की डेट में, वो पढ़ लिया हमने। तो अब की बात जो हमारा जो मेन फंक्शन है कि ये रेट ऑफ टैक्सेस तो, लेकिन ये रेट ऑफ टैक्स कौन से इनकम पे लगेगा और ये इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, आज हम यही जानेंगे कि ये इनकम क्या होता है, ये कैलकुलेट कैसे होता है। आज की वीडियो में यही हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टोटल इनकम कैलकुलेट करने से पहले हम एसएससी की डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहले मैंने जो आपको डेफिनेशंस बताई थी वो बताई थी पर्सन की, लेकिन पर्सन और एसएससी की डेफिनेशन में डिफरेंस होता है। वो हम इस आप जो मैं आपको पूरा ये समझाऊंगा कि एसएससी होता क्या, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि एसएससी और पर्सन में डिफरेंस क्या होता है। तो एसएससी मीन्स ए पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable under this act and include following। एक तो वो हो गया जिसकी टैक्स लायबिलिटी आती है, जिसकी टैक्स पेबल बनता है। ठीक है, तो जिसका भी टैक्स पेबल बनता है वो तो हमारा एसएससी हो ही गया 100%, लेकिन उसके अलावा भी ये सारे लोग हैं वो भी हमारे क्या एसएससी कहलाएंगे, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर द इनकम टैक्स हेड हैज बीन टेकन, कि वो सारे लोग जिसकी प्रोसीडिंग इनकम टैक्स एक्ट में चल रही हो, कि हो सकता है कि उनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम हो, लेकिन इनकम टैक्स ने कुछ इंक्वायरी करने के लिए उनकी ई प्रोसीडिंग मतलब प्रोसीडिंग चला रखी हो, तो वो भी हमारे एसएससी की डेफिनेशंस में आ जाएंगे। फॉर एनी असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एसेसिबल। इसका मतलब क्या है, या तो वो खुद की इनकम के लिए या एज ए लीगल हायर, मतलब खुद की तो उसकी कोई इनकम नहीं है, लेकिन जो केस चल रहा है वो क्या चल रहा है, जिसका वो लीगल हायर है, मतलब जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे उसका अगर कोई इनकम टैक्स का केस चल रहा है तो उसके एज ए लीगल हायर अब मैं हो गया, मतलब जो ये हमारा बंदा होगा जो लीगल हायर है, तो वो इनकम टैक्स में अब ऐसे एसएससी डिफाइन होगा। टू डिटरमाइन द लॉस सस्टेन बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन, या उसे कोई लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस के केस में, या टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और टू सच अदर पर्सन। ठीक है, तो यहां तो हमने क्या किया, टैक्स पेबल वाला तो सब हो गया जो उन्होंने जनरल में लिख दिया, लेकिन हो सकता है कि मेरी इनकम 2 लाख रुपए की हो, मेरे को कंसिस्टेंसी मिल रही है 2 लाख, इस पे वो 10% टीडीएस काट के दे रहा है आगे वाला बंदा, तो क्या 20,000 मुझे टीडीएस काट के दे रहा है, लेकिन अगर मेरा टैक्स तो पे बन नहीं रहा है, तो अगर टैक्स पेबल नहीं बना तो इसका मतलब मैं एसएससी नहीं हूं, तो रिफंड कैसे क्लेम करूंगा। इसलिए कहा कि अगर आप कोई रिफंड क्लेम कर रहे हो तो उसको डिटरमाइन कर रहे हैं, तो वो आप भी डेफिनेशन किसमें आ जाते हैं, एसएससी की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, ए पर्सन हु इज deemed to be an SSC under any provision of the act, that is a person who is treated as an SSC. This would include the legal representation of a deceased person or the legal guardian of minor if minor is taxable separately। ठीक है, तो इस केसेस में भी आप एसएससी बन जाओगे, कि हो सकता है कि फादर जो मदर है वो इतना नहीं कमा रहे हो, लेकिन जो उनका चाइल्ड है वो अपने टैलेंट से, क्या है, टैलेंट से कुछ अर्न कर रहा है, सब्सटेंशियली अर्न कर रहा है, जिसपे इनकम टैक्स आ जाता है, तो खुद तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, तो करेंगे कौन, उनके पेरेंट्स उसका रिटर्न भरेंगे, एज ए लीगल गार्जियन रिटर्न भरेंगे, तो उस केसेस में उनके जो पेरेंट्स है वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे एसएससी कहलाएंगे। तो एसएससी की डेफिनेशन कई बार पेपर में पूछी जाती है, तो आप लोगों को बोलना है कि एसएससी की डेफिनेशन में जिसका भी टैक्स पेबल आ रहा है वो तो एसएससी है ही है, उसके अलावा ये लोग भी हैं, कौन, जो रिफंड क्लेम कर रहे हैं या जो लॉस सस्टेन किया उन्होंने उसको डिटरमाइन करने के लिए, या इनकम टैक्स में कोई इंक्वायरी करने के लिए उनकी प्रोसीडिंग कर रहे हैं, या आप कोई भी लीगल हायर, या इन केस ऑफ चिल्ड्रन उनके जो पेरेंट्स हैं अगर चिल्ड्रन कुछ अर्न कर रहे हैं सेपरेटली, उस केसेस में वो सब आपके ऑल्सो एसएससी कहलाएंगे। तीसरा हमारा क्या है, इसको मैं 2 लिख देता हूं। ठीक है, ये हमारा दूसरा। तीसरा क्या, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ए पर्सन इज सेट टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट। ठीक है, पहले तो उन्होंने कि एक्ट में लिख दिया कि डिफॉल्ट हो गया, कोई डिफॉल्ट के अंदर में किसी प्रोविजन के डिफॉल्ट के अंदर में वो बन गया हमारा एसएससी। अब डिफॉल्ट किसे कहते हैं,
A person is said to be an SEC in default if he failed to comply with the duties. If he failed to comply with the duty imposed upon him under the Income Tax Act. For example, a person paying interest to another person is responsible for deducting TDS, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्स ऑन दिस अमाउंट एंड टू डिपॉजिट द टैक्स विद द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के साथ डिपॉजिट. इफ ही फेल, अगर वो फेल हो जाते हैं in either of these duties, that is if he does not deduct the tax or deducts the tax but does not deposited it with the government, he shall be deemed to be an SEC in default. तो ये भी जानने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप मैं SEC नहीं बन रहा, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आगे वाले बंदे को जो पेमेंट करूं तो मैं TDS काट के करूं. मैंने बिना TDS काट के कर दिया या TDS काट के जमा नहीं करा, तो दोनों ही केस में क्या हो गया, मैं SEC इन डिफॉल्ट हो गया. SEC इन डिफॉल्ट होते ही क्या हो गया, मैंने डिफॉल्ट कर दिया इनकम टैक्स, तो मैं क्या बन गया, SEC बन गया इनकम टैक्स के नजरों में. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है आपकी कि एवरी SEC इज ए पर्सन, कि जो सारे SEC होते हैं वो पर्सन तो होंगे ही होंगे, उसमें इंडिविजुअल, HUF, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, फर्म सब आते हैं, बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन SEC. लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे पर्सन आपके क्या SEC. फॉर एग्जाम्पल, एक्स एन इंडिविजुअल हैड अर्न टोटल इनकम ऑफ 2,40,000 इन द प्रीवियस ईयर, कि हमारा एक एक्स है इंडिविजुअल जिसने 2,40,000 रुपए तक पिछले साल में कमाया है, तो वो पर्सन तो है कि वो इंडिविजुअल्स के अकाउंट में आता है, लेकिन वो SEC नहीं है. कि SEC के लिए क्या है कि टैक्स पेबल होना चाहिए, या जो हमने इंक्लूडिंग 3 कंडीशंस बताई है उसमें से किसी में शामिल होना चाहिए. अगर किसी में शामिल नहीं है तो वो पर्सन तो है, तो SEC नहीं है. तो इसलिए एक ही आप याद रखिए, एवरी SEC इज ए पर्सन बट एवरी पर्सन नीड नॉट टू बी एन SEC. अब हमारा दूसरा इसमें मेरा एग्जाम्पल है कि ए पर्सन मे नॉट हैव हिज ओन एसेसेबल इनकम, उसकी खुद तो एसेसेबल इनकम नहीं है, बट मे स्टिल बी एन SEC. उसकी खुद की इनकम तो स्लैब रेट जो उनकी है उससे कम है, तो भी वो क्या हो सकता है, SEC बन सकता है. तो फॉर एग्जाम्पल, एन SEC who has earned an income of 1,45,000 in a previous year fails to deduct the TDS on salary paid on him, which he was required to be do under the act, shall be deemed to be an SEC in default, although he is not assessable in respect of his own income as it below the maximum exemption limit, but shall be an SEC for not deducting the TDS at source which he was obliged to do. अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ. सोचो कि एक मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, बिजनेस चल रहा है जिसमें टर्नओवर तो मेरी कितनी हो गई, 2 या 3 करोड़ हो गए फॉर एग्जाम्पल. तो मेरा टैक्स ऑडिट भी किया होगा लास्ट ईयर, मेरे पास TDS के भी सारे प्रोविजन. मेरा जो नेट प्रॉफिट आया, मेरी और कोई इनकम नहीं है फॉर एग्जाम्पल, मेरा नेट प्रॉफिट जो आया 1,45,000 रुपीज आया. तो 2,50,000 तक तो मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरे लिए स्लैब रेट है, तो 1,45,000 तो मेरी इनकम क्या हो गई, बिलो द लिमिट हो गई, तो मैं SEC नहीं कहलाऊंगा अगर मैं सिर्फ ये देखूं तो. लेकिन हुआ क्या, अगर मेरा टैक्स ऑडिट था तो जिन जिनको मैंने सैलरी पे किया था और सैलरी उनकी जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है हमारी, उससे मैंने एक्सेस पे किया, तो मेरे पास TDS की लायबिलिटी और मैंने TDS नहीं पे किया, तो इस केसेस में क्या होगा, SEC इन डिफॉल्ट हो गया. और SEC इन डिफॉल्ट होते ही मैं SEC की डेफिनेशंस में आ गया. इसलिए अगर कोई ये कह दे कि भाई मेरी इनकम 2.5 लाख से ऊपर नीचे है, मैं SEC तो हो ही नहीं सकता. अगर कोई बस केस लो आ जाए जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर दें, तो आप जरूर देखिएगा कि SEC सिर्फ टैक्स पेबल नहीं देखना, उसके साथ साथ हमें क्या देखना है कि लीगल गार्डियन या हमारा कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रहा है, या सबसे मेन कि हमने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया किसी भी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स का, जिस वजह से हम SEC इन डिफॉल्ट बन जाएं. ठीक है, अब हम अपने अगले चैप्टर में आते हैं. तब तक मैंने क्या बताया था आपको SEC. अब मैं बताता हूँ ग्रॉस टोटल इनकम, कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है. तो हमारे इनकम टैक्स में सेक्शन 14 में बता रखा है ग्रॉस टोटल इनकम क्या है. तो ग्रॉस टोटल इनकम में हमारा आता है सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की सैलरी से जो आपने अर्न किया, जो आपने हाउस प्रॉपर्टी से अर्न किया, जो आपने प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से अर्न किया, और जो आपने कैपिटल गेन से अर्न किया. और इन सब ये तो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गए कि कर दिया कि भाई ये सारी तो स्पेसिफिक इनकम हो गए. कोई बंदा अगर काम करेगा तो सैलरी मिलेगी उसको, अगर उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं तो उससे उसने अगर लेट आउट करेगा तो रेंट मिलेगा, अगर कोई वो बिजनेस करेगा या प्रोफेशन करेगा तो प्रोफेशन या गेन ऑफ बिजनेस होगा, या उसने कोई प्रॉपर्टी या शेयर्स खरीद रखे हैं तो उसको बेचने पे उसको कैपिटल गेन होगा. यही हो सकता है, स्पेसिफिक ये होगा. लेकिन इसके अलावा भी कई सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे सेविंग इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट, या लोग पार्ट टाइम कहीं कुछ कर लेते हैं. इन सब चीजों में, तो इन सब इनकमों को उन्होंने एक रेजिडुअल बना दिया कि अदर देन अबव,
जो भी आपकी इनकम होगी सारी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान ली जाएगी। और इन पांचों का एग्रीगेट करना, एग्रीगेट ऑफ इनकम कंप्यूटेड अंडर द अबव 5 हेड, इस 5 हेडों का आपको कंप्यूट करना इनकम आफ्टर अप्लाइंग क्लबिंग प्रोविजंस and making adjustment of set off and carry forward of losses is known as gross total income। ठीक है, ये जो क्या होता है एडजस्टमेंट सेट ऑफ, ये मैं आने वाली वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। अभी ये समझ लिए ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या है। इन पांचों हेड को हम जब जोड़ते हैं उसमें से हमारे सेट ऑफ हो गए या क्लबिंग वाली चीज हो गई, वो करने के बाद जो इनकम आती है वो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आती है। अब ग्रॉस टोटल इनकम से हम टोटल इनकम पे जाते हैं, जो हमारी इस वीडियो का हेडिंग भी था कि हाउ टू कैलकुलेट टोटल इनकम। तो पहले सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप पहले आप कैलकुलेट करेंगे क्या ग्रॉस टोटल इनकम मेरी क्या है, कि मैं ग्रॉस मतलब कितना मैं कमाता हूं पूरा, उसके बाद कि भाई मेरे पास अर्न कितना किया है, उसके बाद मैं क्या देखूंगा मेरी टोटल इनकम। टोटल इनकम में क्या करना है, ग्रॉस इनकम में से जो भी डिडक्शन मुझे परमिजेबल है अंडर चैप्टर 6A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो मेनली हमारे क्या होते हैं 6A के अंदर, जो आप लोग सेविंग के लिए करते हैं, LIC कर दिया या PPF कर दिया या EPF कर दिया या मेडिक्लेम करते हैं लोग, बहुत सारे लोग, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हो गई हमारी, तो इन सब चीजों को क्या है चैप्टर 6 है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से जो जो हमें चैप्टर 6 में डिडक्शंस मिली है उनको हम हटा देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट टोटल इनकम के लिए थंब रूल क्या है, सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आप डिटरमाइन करिए कि उस बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, कि रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि इंडिया में उसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल है और कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं है। तो सबसे पहले में क्या करना है, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी टू फाइंड आउट व्हिच इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ इस टोटल इनकम। ठीक है, तो हम डिटरमाइन सबसे पहले करेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है एसएससी का, कि फाइंड आउट कौन सी इनकम इसकी कंप्यूटेशन ऑफ इस टोटल इनकम। दूसरा, क्लासिफाई द इनकम अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 हेड। ठीक है, कि 5 हेड के अंदर में हम इनकी इनकम को क्लासिफाई करेंगे कि यार हम अगर कोई मेरे पास एसएससी आया या कोई मेरा क्लाइंट आता है तो मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि आप इंडिया में ही रहते थे लास्ट ईयर, आपने 182 डेज से ज्यादा जो भी आपकी वो उससे ज्यादा इंडिया में रहे। हाँ बिल्कुल मैं इंडिया में रहा। उन्होंने कहा तो ठीक है, तो मैंने देख लिया कि भाई ये तो इंडियन रेजिडेंट हो गया, तो इसने जो भी कमाया इंडिया में कमाया, इंडिया से बाहर का सारा उसका इंडिया में टैक्सेबल होगा। फिर मैंने पूछा आपकी इनकम किस किस चीज से होती है, उसको नहीं पता कि सैलरी हेड क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी, ऐसे करेंगे तो क्लाइंट भाग ही जाएगा। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी इनकम क्या क्या होती है, इनकम का सोर्स क्या है, पैसा कहाँ से आता है। तो उसने कहा कि भाई मैं तो एक कंपनी में काम करता हूँ, उसी कंपनी से मुझे क्या होता है सैलरी मिलती है, मेरी सैलरी इनकम है, और मैंने एक घर ले रखा है ईएमआई पे जिसकी ईएमआई और इंटरेस्ट जाती है। ठीक है, और तीसरा कहते हैं कि मेरा कुछ एफडीज है जिसमें मुझे इंटरेस्ट आता है। बस मेरा इतना काम। मैंने उससे पूछा ठीक है सर मैं आपका बना दूंगा, कि मुझे पता चल कि उसकी सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम कहाँ हमारी टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में। वो इंटरेस्ट पे करता है होम लोन पे तो उसकी डिडक्शन कहाँ मिलेगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। उसकी एफडी से इंटरेस्ट है तो ये कहाँ होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगा। तो हमें क्लाइंट को ये हेड वाइज समझाने की जरूरत है, हमें उससे बस पूछ लेना है कि भाई आप पिछले साल इंडिया में कितने दिन रहे हो। भाई पूरा इंडिया में ही रहा हूं मैं, तो रेजिडेंट है। अगर कम रहे हो, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ या अमेरिका में रहा हूँ, तो भाई इंडिया में कितने दिन रहे हो, बस उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस से आपको पता चल जाएगी कि कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी है, कौन सी नहीं होनी है। उसके बाद आप उससे सारी इनकमें पूछ लोगे कि भाई कौन कौन सी तेरी इनकम है, वो अपनी बता देगा कि भाई मेरे को पैसा जो अर्न होता है वो इसी हेड से होता है। फिर आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद इसी को मैंने डिटेल में लिखा है कि भाई इनकम फ्रॉम सैलरीज में क्या आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज में क्या आ गया, सैलरी बोनस कमीशन जो आपको मिलते हैं वो आ गए। फिर उसके बाद जो टैक्सेबल अलाउंस होते हैं आपको वो आ गए। उसके बाद आपको परक्यूजिट्स मिलता है, जैसे कार की फैसिलिटी बहुत सारी कंपनियां देती है कि हमारा ड्राइवर होगा आपको लेके जाएगा लेके आएगा, तो ये सब उनके वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट्स में आ जाती है। ठीक है, टैक्सेबल इनकम सैलरी, तो इन सबको जोड़ने के बाद आपकी क्या हो जाती है, ग्रॉस सैलरी हो जाती है। उसके बाद आपको डिडक्शंस मिलता है अंडर सेक्शन 16 में। 16 में क्या डिडक्शंस मिल जाती है, 16 में आपको मिल गया जैसे 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शंस हो गए, प्रोफेशनल टैक्स वाले जो डिडक्शंस होते हैं ये सारे हो गए, ये सब। इनके बाद आपकी क्या होते हैं, नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी होती है। और आप इजिली अपने एम्प्लॉयर से, जिस भी क्लाइंट का आप कर रहे हो उसको कहो कि भाई अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 ले ले। फॉर्म 16 से आपको ये इजिली डिटरमाइन हो जाएगा ये सारी चीजें क्या क्या हैं।
दूसरा आता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या है, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमें निकालनी है। तो हमने कैसे निकाली नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कि जैसे मेरा 5 लाख रुपए अर्न किया था, 5 लाख रुपए का रेंट रिसीव हुआ पूरे साल में, तो ये मेरी क्या एनुअल वैल्यू। इसकी बहुत सारे प्रोविजन है। जब हम हाउस प्रॉपर्टी डिटरमाइन करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजंस पढ़ेंगे अलग से, जो हमारा पूरा चैप्टर चलेगा हाउस प्रॉपर्टी का, उसमें मैं आपको बताऊंगी हाउस प्रॉपर्टी में नेट एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं। आप इजीली अभी समझ ले कि रेंट रिसीव को हम कह रहे हैं, वैसे एक्चुअली होता नहीं है, इसका एक फॉर्मूला है, लेकिन अभी आप समझ ले कि 5 लाख रुपए मुझे रेंट रिसीव हो रहा है, उसी को मैं नेट एनुअल वैल्यू बोल रहा हूँ। उसमें से मैं लेस कर दूंगा अपनी क्या सेक्शन 24 की हमारी जो डिडक्शन होता है, जिसमें म्युनिसिपल टैक्स भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन होम लोन भी आ गया, ये सब चीजें, और 30% का हमारा डिडक्शन वो सब आ गया। उसके बाद हमारा क्या बचता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल जाता है। ऐसे ही प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस, इसमें क्या है कि आपने जो पी&एल बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें जितना प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है वो हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट एज पर पी&एल अकाउंट। उसमें हमने लेस या ऐड क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड टू बी मेड टू प्रॉफिट एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो भी हमारा क्या होगा, प्लस या माइनस हमारे जो प्रोविजन होंगे, जो भी मैं डिटेल में आपको, जब मैं हम बिजनेस और प्रोफेशन वाला पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड गेन वाला जब हम पढ़ेंगे आराम से बिल्कुल डिटेल में, तब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी ये एडजस्टमेंट होती है। अभी एक ओवरव्यू देता चलूंगा कि टोटल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कि क्वेश्चन आ गया सीधा आपको, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल इनकम, तो आप सीधा इतना छाप के आ जाइए, वो नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो वही है हमारा नेट प्रॉफिट एज पी&एल लेस या एड एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड टू द प्रॉफिट एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। तो हमारा क्या निकल के आ गया, नेट प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो हमें इनकम टैक्स एक्ट में हमारा टैक्सेबल होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल गेन का प्रोविजन। तो कैपिटल गेन एज कंप्यूटेड, बिल्कुल जब हमारा कैपिटल गेन का चैप्टर आएगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिविल कंसिडरेशन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में कैसे अलग होता है, प्रॉपर्टी में कैसे होता है, उनके पीरियड कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सब हम डिस्कस करेंगे। अभी तो क्या है, कैपिटल गेन एज कंप्यूटेड लेस, उसमें से क्या करते हैं, हमारे एग्जम्पशंस दे रखे हैं गवर्नमेंट ने बहुत सारे, कि अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो उस गेन को आप इन जगह इन्वेस्ट कर दीजिए, तो हम आपको जो गेन हुआ है उस पर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो ये सब हम डिटरमाइन करेंगे इजिली। इससे हमारा क्या निकलेगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निकलेगा। इसके बाद हमारा आता है जो बच गया, उन सबको हम क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उस अदर सोर्स में से हम क्या करते हैं, ग्रॉस इनकम, उसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शन। और कहते हैं डिडक्शन से अदर सोर्स में, तो कई बार क्या होता है, हमने पार्ट टाइम कोई काम किया, ठीक है, मतलब वन टाइम पार्ट टाइम कुछ कर दिया, मैंने 50,000 रुपए कमाए उस पार्ट टाइम जॉब से, या जॉब ना बोलिए, पार्ट टाइम कोई मैंने काम किया, उससे 50,000 जो मिल गए, वॉलंटरी किया, लेकिन उसमें लाना ले जाना या मैंने मदद के लिए किसी और को भी लिया, मेरे 20,000 रुपए के खर्चे भी हो गए। तो यार मैं 50,000 का अगर टैक्सी पूरा इनकम अपने ही बता दूं, जबकि मैंने 20,000 का उसमें से खर्चा भी किया है, या किसी को अपने साथ रखा था, यार थोड़ा मेरी मदद कर दी इस काम करने, उसके लिए मैंने उसको पैसे दिए, तो वो खर्चा नहीं मिला, ये तो गलत हो गया। और इतने से काम के लिए मैं पी&एल बैलेंस शीट बना के या उसको बिजनेस या प्रोफेशन देखूं, क्योंकि मेरे इंटेंशन तो वैसा है नहीं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप अब यहाँ इनकम दिखाओ और यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस इनकम और लेस डिडक्शन। तो ये आपका क्या होगा, नेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाएगा। और जब आप ये पांचों को ऐड कर देंगे, पांचों कौन कौन से हो गए, सैलरी हो गया हमारा, ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी हो गया, ये हमारा कैपिटल गेन हो गया, सॉरी ये हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया, ये हमारा कैपिटल गेन हो गया, ये अदर सोर्स। जब आप इन पांचों को जोड़ लोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगी। और इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे डिडक्शन, जो हमारे क्या 80C to 80U जो चैप्टर 6 वाले हैं। तो जब आप ये कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि आज हमारा थ्योरेटिकल है तो थोड़ा आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी हम जब प्रैक्टिकल भी करेंगे तो यही सारी चीजें आपको मैं रिमाइंड कराऊंगा और बहुत ही यूजफुल होंगी कि कैसे ग्रॉस टोटल इनकम होती है। उसमें से मैं आपसे पूछूंगा कि भाई कैसे हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सबसे पहले क्या दिखाते हैं, या बिजनेस एंड प्रॉफिट में हम पी&एल लेके आते हैं, फिर मैंने आपको कहा था कि उसमें एडजस्टमेंट करते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है हमारा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत से बच्चे, कई बार तो मैं भी भूल जाता हूँ, कि जब भी हम कंप्यूटेशन बनाते हैं किसी भी क्लाइंट का, तो ये राउंड ऑफ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये राउंड ऑफ नहीं किया तो कई बार क्या होता है, टैक्स कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, फर्क लेकिन 5-10 रुपए का ही पड़ता है। अब सही कह रहे हो, 10 रुपए का ही तो फर्क पड़ेगा, लेकिन एक गलत इंप्रेशन तो जाता है कि भाई इसको सही से कंप्यूट करना नहीं आता कंप्यूटेशन।
तो और पेपर में तो भाई 10 रुपए की गलती हो या 2 रुपए की गलती हो, गलती तो गलती है, नंबर उसके कट जाएंगे। तो इसलिए राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम का वो समझना बहुत ही जरूरी है और करके आना बहुत ही जरूरी है। सिंपली क्या था, टोटल इनकम एज कंप्यूटेड अबव, ऊपर वाले में उससे आपने टोटल इनकम कैलकुलेट कर लिया, shall be rounded off to the nearest multiple of 10 rupees, and for this purpose any part of a rupees consisting of paisa shall be ignored. Thereafter, if such amount is no a multiple of 10, then if the last figure is 5 or more, then the amount shall be increased to the next higher multiple of 10, and if the last figure of total income is less than 5, the income shall be reduced to the next lower multiple of 10. For example, if the total income of rupees 8,79,467, it shall be rounded off to 879,470, and if it is rupees 8,79,464.90, it shall be rounded off 879,464, और फिर उसके बाद हम उसको क्या राउंड ऑफ कर देंगे 879,460। तो मैं सिंपली बता दूं, सिंपली ये कह रहे हैं बंदे ये लोग कि भाई अगर 5 रुपए से तेरा कम है तो तू इधर वाले उसमें चला जा। जैसे इस वाले में क्या था, 5 रुपए से कम था तो हम 60 में चले गए, और वही 5 रुपए से ज्यादा है तो हम किस में चले गए, 70 में चले गए। तो यही राउंड ऑफ का फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है कि जब आप कंप्यूटेशन बनाओ तो टोटल इनकम जो होता है हमेशा आपका क्या होना चाहिए, राउंड ऑफ 10 में होना चाहिए, जो हमारे क्या है 288 में दे रखा है। ठीक है, अब हाउ टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, कि आपने टोटल इनकम तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से निकाल ली, लेकिन आपने अगर मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें रेट ऑफ टैक्स, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे यार। टोटल इनकम तो मैंने निकाल दी जैसे सर ने कहा था, लेकिन इसके बाद हमें टैक्स रेट कैसे लगाऊं, तो उसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने आपको बताया है कि रेट ऑफ टैक्सेस किस एसएससी के लिए, मतलब किस पर्सन के लिए क्या है, तो उस अकॉर्डिंग लगेगा। इसमें वही लिखा है कि दो अमाउंट शेल बी, पहले तो आप सिंपल जो गवर्नमेंट ने दे रखा है स्पेशल रेट या नॉर्मल रेट जो आपको लगता है वो लगा दीजिए। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, सरचार्ज लगाएंगे अगर एप्लीकेबल होता है तो। उसके बाद आप 4% सेस लगा के आप कैलकुलेट कर लेंगे कि आपका टैक्स क्या बनता है। उसके बाद अब वहां पे हमने किसकी बात की थी, हमने बात की थी टोटल इनकम को राउंड ऑफ करने की। यहाँ पे हमें राउंड ऑफ क्या करना पड़ता है, टैक्स करना पड़ता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग इनकम को तो राउंड ऑफ कर देते हैं लेकिन टैक्स को नहीं करते। तो हमें जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर बना रहे हैं उसको बिल्कुल परफेक्ट बनाना है, बिल्कुल कोई उसमें गलती ना हो, तो उसके लिए क्या है, दोनों ही हमारे राउंड ऑफ होना चाहिए, टोटल इनकम भी और टैक्स भी। तो राउंड ऑफ टैक्स, द अमाउंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स डिडक्टेबल एंड सोर्स एंड पेबल इन एडवांस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन और एनी अदर सम पेबल, एंड द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम शैल बी राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज। तो नियरेस्ट मल्टीपल आपको समझ आ गया 10 रुपीज। For this purpose, where such contain a part of 10, then if such part is 5 rupees or more, it shall be increased to 10 rupees, and if such part is less than 5 rupees, it shall be ignored. ठीक है, वही वाला केस है कि भाई 404 रुपए हो रहे हैं तो इसको हम 400 कर देंगे, 406 हो रहे हैं तो इसको हम 410 कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें टैक्स भी राउंड ऑफ करके चलना है और टोटल इनकम भी राउंड ऑफ करके चलना है। तो मुझे आशा है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।